नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आपका स्वागत है एआर स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो वर्ग 10 के पुस्तक से ली गई है। और आज हम सबसे पहले वर्ग 10 की ही तैयारी कराएंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा द्वारा, जिसको लिखे हुए हैं भीमराव अंबेडकर साहब। भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, जो महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। वो जब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिए तो बड़ौदा नरेश जो थे उनको प्रोत्साहन दिए कि आप आगे की पढ़ाई कीजिए। इसके लिए वह अमेरिका और इंग्लैंड भी गए थे। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। वह संस्कृत और धार्मिक, पौराणिक अनेक ऐसे विषयों को पढ़े और उससे अपनी मौलिक स्थापनाएं भी प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसांक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के प्रख्यात बनकर उभरे। यानी उनको हर क्षेत्र में, हर चीज़ में बहुत सारी रुचि हो गई। कोई भी विषय ऐसा बाकी नहीं था जिसको भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़े ना हो। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, यानी अपने देश में उन्होंने कुछ समय वकालत भी की, यानी वकालत जो वकील लोग कहते हैं। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने छुआछूत इत्यादि को हटाने का बहुत सारा प्रयास किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति रहे। वह अपनी प्रेरणा तीन ही व्यक्ति से ज़्यादा लिए, जो थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही आज हमें भारतीय संविधान का निर्माता का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी वह भारत के संविधान बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और इसीलिए उन्हें भारत का संविधान निर्माता कहते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। 1956 ईस्वी में उनका दिल्ली में निधन हो गया बाबा साहेब का, यानी दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में उनका देहांत हो गया। उन्होंने ढेर सारी पुस्तकों को लिखी है, जिनमें उनका मुख्य भाषण, रचनाएं इत्यादि है, जिनमें उनका मुख्य है द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर क्षुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ऐसी अनेक सारी पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया था। आते हैं अब पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ की कुछ जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मतलब श्रम में से आप लोग जानते हैं मेहनत मजदूरी, विभाजन में से जानते हैं आप लोग बंटवारा, और जाति का अर्थ छोटी जाति, बड़ी जाति, ब्राह्मण, भुंजार, राजपूत इत्यादि, और प्रथा जो चलती आ रहा है उसको कहते हैं। तो वही इसमें भीमराव अंबेडकर साहब ने बताया है कि कैसे श्रम और विभाजन के आधार पर हमको जाति में हमारा स्थान मिलता है और कैसे मिलता है। भीमराव अंबेडकर साहब बोल रहे हैं कि यह विडम्बना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी यह देखने योग्य बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यहाँ पोषक का अर्थ है पालने वाला। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जो जातिवाद के पोषक है, कई आधार पर इसका समर्थन भी करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी अभी का जो समाज है वह जैसा आप में कार्य करने की शक्ति होगी उसी अनुसार आपको क्या बोलते हैं, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को, यानी मेहनत को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। हम आपको समझाएंगे कैसे
इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यानी अभी के समाज में जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक यानी मेहनत का भी रूप लिया हुआ है। आप लोग पूछेंगे कैसे, तो हम बताते हैं कैसे विभाजन का रूप लिया हुआ है। दोस्तों आप लोग देखते हुएगा कि अभी के समाज में जो है, जैसे मान लीजिए हम किसी जाति धर्म विशेष पे नहीं कह रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई ब्राह्मण है तो पहले से ही उनको कह दिया जाता है, यानी वो जन्म लेते हैं तभी से लोग कहता है कि ये ब्राह्मण है तो पूजा ही कराएंगे। मान लीजिए वो ब्राह्मण है और उनको पूजा कराने नहीं आता है, अगर वो चाहते हैं कि हम घर का जोड़ाई करें, राजमिस्त्री का काम करें, बढ़ई का काम करें, फिर भी समाज उनको अनुमति नहीं देता है, उनको एक पेशे में बांध के रख देता है कि नहीं आप ब्राह्मण हैं तो आपका काम है पूजा ही कराना, आपका काम घर जोड़ना और लकड़ी चौखट बनाना इत्यादि नहीं है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन जो है सभ्य समाज की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम लोग मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी ये नहीं है कि हाँ आप छोटी जाति से हैं, यानी आप लोग मान लीजिए कि आप लोग जो बढ़ई है वो लकड़ी का ही काम करेंगे। मान लीजिए कि बढ़ई है, अगर उनको पूजा कराने आता है या वो वेद जानते हैं तो वो भी पूजा करा सकते हैं, लेकिन हमारा जो भारतीय समाज है इसका अनुमति नहीं देता है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करा देती है। यानी भारत की जाति प्रथा की विशेषता देखा जाए तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है बल्कि एक दूसरे को ऊंच नीच का करार देती है। मान लीजिए कि अगर जो चप्पल सीते हैं मोची है तो उनको सब लकड़ी का चौखट बनाने आ रहा है, राजमिस्त्री का काम करने आ रहा है, लेकिन लोग उनसे वह काम नहीं कराएगा। लोग बोलेगा कि नहीं नहीं यह तो मोची है, इसका काम क्या है, जूता चप्पल सिलना है, इसका काम घर चौखट बनाना नहीं है। जो विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, यानी जो हमारे भारत में ऊंच नीच है वो विश्व के किसी भी समाज में या किसी भी देश में या कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह मनुष्य की रुचि पर यानी मन पे आधारित ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा काम है, मुझे मन नहीं लग रहा है पूजा पाठ कराने में, तो हाँ मेरा मन लग रहा है घर बनाने में, लकड़ी काटने में या पढ़ाने में या कोई भी ऐसा चीज़ में काम लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो भारत की जाति प्रथा है वो हमको यह काम करने की अनुमति नहीं देगा। वह सिर्फ यही कहेगा कि आप ब्राह्मण हैं तो आप क्या कीजिए, आप पूजा पाठ कराइए। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। यानी कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी हमें व्यक्तियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो अपना कार्य या पेशा स्वयं चुन सकते हैं। ये नहीं है कि वो बढ़ई के घर में जन्म लिया है तो उससे बढ़ई का ही काम करना होगा, वह कोई दूसरा काम भी कर सकता है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब यह कि मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं मोची हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा है, या मान लीजिए कि मुझे जूता चप्पल सीने नहीं आ रहा है, तो मुझे लोग बिना जाने समझे लोग बैठा देंगे कि नहीं आपको जूता चप्पल ही सीना है, भले उसमें हमारा मन लगे या ना लगे। मान लीजिए मैं बढ़ई हूँ तो जब हम माँ के गर्भ में ही हैं तभी से लोग यह निर्णय कर देता है कि बढ़ई है इसका काम है लकड़ी चौखट ही बनाना, पलंग कुर्सी ही बनाना, यह पूजा पाठ या टीचर या कुछ अलग नहीं बन सकता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण
पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। वो क्या करती है कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है, वह दूसरे किसी पेशा में नहीं जा सकता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर हम ठीक है, अगर हम बढ़ई का ही काम कर रहे हैं, अगर हम मोची का ही काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा किसी का जूता चप्पल टूटे ही, किसी का जूता चप्पल सिया ही जाए। यह भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी का घर ही बन रहा है उसमें हमेशा चौखट के मारे ही लगे। तो क्या होता है, कभी कभी हम 2 महीने 3 महीने घर पे बैठ जाते हैं और समाज हमको दूसरा काम करने की अनुमति भी नहीं देता है, तो हम दूसरा काम भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए 2 महीने 3 महीने बैठ जाते हैं। जो रखा रखा पैसा रहता है, बैंक बैलेंस रहता है, वो सब खत्म हो जाते हैं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो उसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए हम साड़ी बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ही बंद हो जाए या कोई चीज़ ऐसा हो जाए अकस्मात, तो कभी कभी हमको पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए हम जो काम कर रहे हैं उसमें कम पैसा मिल रहा है और दूसरे लाइन में हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो हमको पेशा बदलने की अनुमति यानी हमको ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आधुनिक सभ्य समाज यह हमको नहीं देता है कि हम अपना पेशा बदले और इससे भूखमरी की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही उसमें वह प्रांगत हो। यानी हमारा पैतृक पेशा, अगर मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं और हमारा पैतृक पेशा क्या है, पूजा पाठ कराना, और अगर हम चाहे घर बनाना, ठेकेदारी करना, तो यह हमारा क्या बोलते हैं, हमारा हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है, यानी यह हमको नहीं देता है अनुमति कि आप जाके दूसरा पेशा आप चुन सकते हैं। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी एक क्वेश्चन आप भी नोट कर सकते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा कि जाति प्रथा कैसे बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, तो आप वहाँ कह सकते हैं कि पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यानी श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा जो है गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है वह मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इससे कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। यानी मेरी व्यक्तिगत भावना कुछ किसी और फील्ड में है और मेरा जो जाति है, समाज है, वह मुझे किसी और फील्ड में धकेल रहा है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। हम यह डायरेक्ट कह सकते हैं कि गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना जाति प्रथा समस्या है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य की दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए मेरा मन पढ़ाने में नहीं लग रहा है और लोगों की ज़बरदस्ती से अगर हम पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, टालू काम करेंगे, कुछ अच्छा से आपको बताएंगे नहीं, कुछ अच्छा से समझाएंगे नहीं, ऐसा ही होता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यानी जब किसी भी काम करने के लिए वहाँ दिल और दिमाग जरूर लगना चाहिए, और जहाँ दिल और दिमाग नहीं लगेगा तो वहाँ हम कुशलता यानी श्रेष्ठता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। यानी जो उसका आत्मशक्ति है, आत्मशक्ति, आत्मसम्मान कह रहा है किसी और फील्ड में जाने के लिए, और मेरा जो घर है, जाति प्रथा है, समाज है, वह कह रहा है किसी और फील्ड में जाने के लिए, तो मेरे अंदर जो जुनून छिपा हुआ है वह हम किसी के सामने नहीं ला सकते हैं।
अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों का विरुद्ध हूँ तो मेरी इस दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अब लेखक बोल रहे हैं कि आप लोग इस तरह की बात सुनकर कहिएगा कि लेखक साहब, बाबा साहब, आप तो जातियों के विरुद्ध है, फिर आपके नज़र में आदर्श समाज है क्या। तो लेखक साहब बोल रहे हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यानी स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? लेखक पूछ रहे हैं क्या यह ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारों में किसी की क्या आपत्ति हो सकती है। यानी भाईचारे में अगर हम मिलजुल कर रह रहे हैं तो उसमें किसी की क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यानी किसी भी समाज में इतना तो परिवर्तन होना चाहिए कि हम परिवर्तन यहाँ करें। मान लीजिए हम परिवर्तन किसी एक गांव से करें तो परिवर्तन वह होता हुआ दूसरे गांव तक चले जाए। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। यानी हमारे समाज में और हमारे गांव मोहल्ले इत्यादि में कोई काम हो रहा है तो यहाँ नहीं देखना चाहिए कि वो छोट है, वो बड़ है, ऊंच है, हम नीच है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। छुआछूत की भावना नहीं रखना चाहिए। उसके काम में आप मदद कीजिए, हमारे काम में वो लोग मदद करेंगे। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों का यह वास्तविक रूप है। यानी भाईचारों का रूप कैसा होना चाहिए था? एकदम दूध पानी के मिश्रण की तरह। पूछेंगे कैसे दूध पानी के मिश्रण की तरह? तो दूध में अगर हम अगर 5 लीटर पानी रख रहे हैं, उसमें 100 मिलीलीटर भी हम दूध रख रहे हैं, तो क्या उसमें से पानी आप अलग कर सकते हैं और दूध अलग कर सकते हैं? कभी नहीं। उसी तरह भाईचारों का भी रहना चाहिए एकदम दूध पानी की मिश्रण की तरह। और इसका दूसरा नाम लोकतंत्र है। यानी और दूध जिस तरह हम भाईचारा निभाएंगे, इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवन साज की एक रीति है। यानी लोकतंत्र जो है सामाजिक जीवन साज की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। यानी इसमें हमें यह कहना चाहिए कि हमारी जो भी साथी है उसको छोटा बड़ा ना समझ के उसमें श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, आशा है कि आप इस कहानी को समझे हुएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को। और जहाँ तक हमसे कोई भी त्रुटि हुआ होगा उसको माफ़ कीजिएगा। हम इससे भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और ज़रूर आपके सामने बेहतर करेंगे। जल्द ही हम आपके सामने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ले आ रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिएगा, जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, जिससे हमारी अंदर प्रेरणा जागे। धन्यवाद।